हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर सेकंड ऑफ क्लास 11th। कल मैंने आपको लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में समझाया था कि लॉज ऑफ फिजिक्स कैसे बनाए जाते हैं और फिजिक्स होता क्या है। कल हमने बेसिकली ये पढ़ा था दैट फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैथमेटिक्स की बात मैं यहाँ पे कर क्यों रही हूँ, क्योंकि अगर आपको पता हो हम मैथ्स को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो भी लॉज हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं उसको मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी तो करना पड़ता है ताकि मैं उसको इजीली समझा पाऊँ। अब इतनी कोई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, अगर मुझे उनको एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे कि अगर आपको याद हो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो उसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमारा सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ये होता है। तो पूरा मैं लाइन लिखूंगी, फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो ऐसे ऐसे लिखूंगी ना मैं उसको, लेकिन अगर मुझे मैथ्स के फॉर्म्स में लिखना हो तो मैं सिंपल लिख दूंगी एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो मेरे लिए ये एक्सप्लेन करना कितना इजी हो जाएगा अगर मैं इसको मैथ्स के टर्म्स में लिखूंगी। तो इसीलिए मैथ्स को क्या बोला जाता है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स के कुछ हम फॉर्मूलाज आज करने वाले हैं। ठीक है, आधे हम नेक्स्ट 2-3 क्लासेस तक ये कंप्लीट हो जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स का। तो आज का हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो मेडिकल वाले हैं वो इसको जरूर पढ़े, क्योंकि नॉन मेडिकल वालों के लिए तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैथ्स में वो पढ़ लेंगे जो भी मैं करवाऊंगी। जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए इतना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में फिजिक्स की डेरिवेशंस आएंगी। डेरिवेशंस का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी लॉ का फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, उसको डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैथ्स का यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला हमें जरूरी है कि मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज आए। तो फर्स्ट हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट या लॉगरिदम। ठीक है, तो एक्सपोनेंट फंक्शन ये क्या है, दोनों मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। ओके, इनको फंक्शंस को हम जो है डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आता है, जो आपने लर्न करना है, जो ई की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 2.718। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतनी आपने लर्न कर लेनी, 2.718। अब आपको पता होगा कि कोई भी मैथ्स में जो इक्वेशन होती है, जैसे इक्वल टू लिखा होता है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, जब कोई भी लेफ्ट हैंड साइड से, मान लो इधर प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाता है तो क्या बन जाता है, माइनस में बन जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब वो राइट हैंड साइड पे जाता है तो क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब वो राइट पे जाएगा तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ऐसे ही जो मेरा ई फंक्शन है, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, एक्सपोनेंट की पावर है एक्स, ई रेज टू पावर एक्स है, एंड इट इज इक्वल्स टू वाई। सपोज अब जब ये ई मेरा दूसरी साइड जाएगा, एक्सपोनेंट को मैं दूसरी साइड लेकर जाऊंगी, तो ये किस में बदल जाएगा, लॉग टू द बेस ई वाई में बदल जाएगा। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि जो एक्सपोनेंट फंक्शन है जब वो इक्वेशन को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाता है तो वो क्या बन जाता है, लॉगरिथम फंक्शन बन जाता है विद द बेस ई। अब ये जो लॉगरिथम फंक्शन होता है इसके अलग अलग बेस भी होते हैं। मेनली हमने जो पढ़ना है वो बेस ई का पढ़ना है और बेस 10 का पढ़ना है। ठीक है, और इसको कई बार हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, एल एन वाई। इसका कुछ नहीं, मतलब एल एन का मतलब यही है, लॉग टू द बेस ई वाई। और इसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम भी बोल देते हैं। विद द बेस ई जो होता है उसको हम नेचुरल लॉगरिथम भी कभी कभी बोल देते हैं। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो ऐसे ही अगर 10 रेज टू पावर एक्स हो, तो जब 10 उधर जाएगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 10 वाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 10 वाई। यहाँ पे जैसे यहाँ पे e था तो उधर जाके log टू द बेस ई वाई बना था, ऐसे इधर 10 रेज टू पावर x था तो उधर जाके क्या बन गया, log टू द बेस 10 वाई। इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो हम लॉग टेबल की हेल्प से कम्प्यूट कर सकते हैं।
ओके। और लॉग टेबल कैसे देखना है वो भी हम आगे सीखेंगे कि लॉग टेबल में से इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करनी। यहाँ पे जो y है वो भी एक नंबर ही होगा, कोई नंबर का हम लॉग लेंगे और उसकी वैल्यू जो x है यहाँ पे वो भी किसी नंबर में ही आएगी। ओके, तो कोई वैल्यू मैंने y डाली तो उसका लॉग लिया तो कोई और नंबर आएगा, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मुझे बेस चेंज करना हो, अगर मुझे log टू द बेस 10 से सपोज log टू द बेस e जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगी? तो सिंपल है, ये आप फॉर्मूला याद रखोगे, log टू द बेस e y ले लो इज इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10 y, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि 10 log टू द बेस 10 की जो वैल्यू है उसको 2.303 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास log टू द बेस e की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? और नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट है log a इंटू बी, यानी कि क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, log a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम क्या कर देंगे, log a अलग से निकाल लेंगे प्लस log b, तो इनको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है, अब इसकी a की सपोज पावर है n, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, पावर को बाहर निकाल लेंगे, n log a, ठीक है। तो ये बेसिक दो फॉर्मूला आपने याद कर लेने हैं। log ab का क्या है, log a अलग से log b अलग से, और उनको ऐड कर दो। log a रेज़ टू पावर n है तो पावर बाहर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और क्या आ जाएगा, log a, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर log a बाय b हो, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, log a b की पावर -1, b अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं, log a प्लस log b वाला, तो ये क्या हो जाएगा, log a प्लस log b रेज़ टू पावर -1, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो पावर होती है वो बाहर भी मैं निकाल सकती हूँ, तो किसके इक्वल हो गया, log a माइनस log b, ओके। तो log a बाय b का क्या फॉर्मूला हो गया, log a माइनस log b, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए सारे लॉगरिदम के या एक्सपोनेंट के फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हमने करने हैं, तो अगर आपको याद ना हो तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल्स पे लगती है, जिसमें एक एंगल थीटा होता है। थीटा की जो सामने वाला साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाली होती है ये बेस होती है, और सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ओके। तो सिंपल था, हमने इसमें क्या किया था, एक शॉर्ट फॉर्म थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो ये था, इसमें साइन की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस की क्या थी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन की क्या थी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो इनकी वैल्यू। तो बेसिकली जो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इनके रिवर्स क्या होते हैं, कोसिकेंट थीटा, कॉस का क्या होता है सीकेंट थीटा, टैन का क्या होता है कॉट थीटा, ओके। तो ये सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मींस जो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है इनकी साइड्स की रेशो, यानी कि इनको डिवाइड करके आता है, ओके। और हमने बेसिकली 10th में ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओके। ये हमारा बेसिक था। ये कहाँ से आया था, ये इन्हीं की वैल्यूज, जो ये मैंने रेशो दिया ना, इन्हीं की वैल्यूज पुट करके इसको आप प्रूफ कर सकते हो, पर प्रूफ अभी हमारे काम का नहीं है, ये हम ऑलरेडी 10th में कर चुके हैं। बस इसको याद रखना, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जो बहुत जगह यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा, एंड नेक्स्ट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब कुछ नए फॉर्मूलाज की बात करें, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, सिंपल है, 2 बाहर निकाल दो, साइन थीटा और कॉस थीटा। ऐसी कॉस 2 थीटा का जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
ठीक है, इससे आप दूसरे भी निकाल सकते हो। इसके 3 फॉर्मूला होते हैं cos 2 थीटा के बेसिकली। एक तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ये आप लर्न कर लो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकती हूँ। यहाँ से ये वाली रेशो से cos स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये वाले फॉर्मूले से। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसका थर्ड एक और फॉर्मूला होता है, यहीं से निकलेंगे, यहीं से निकाल सकते हो आप। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये 1 को मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 की वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसका थर्ड फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इन तीनों फॉर्मूलाज का कहीं ना कहीं पे फिजिक्स में यूज होता ही है। ठीक है, तो आप एक कर लो, बाकी तीनों आप निकाल सकते हो अगर आपको नहीं याद रहते तो। ओके, एंड नेक्स्ट ये हो गए 2 थीटा के फॉर्मूले, यानी साइन ऑफ डबल द एंगल, कॉज ऑफ डबल द एंगल इन टर्म्स ऑफ दैट एंगल। ओके, तो ये हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है दैट इज साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का सिंपल फॉर्मूला होता है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। ठीक है, ये याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी, बस इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, नेक्स्ट इज कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये भी सिंपल है। कॉस ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, देखो इसमें साइन कॉस आ रहा था, इसमें क्या आएगा कॉस ए कॉस बी, और प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे इसमें उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आप थोड़ा लिख लिख के देखना, तो आपको लर्न इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला भी आपको लर्न करने हैं। बस लास्ट का आज के लिए, मैं नहीं चाहती कि आपको इतने सारे फॉर्मूला पढ़ के थोड़ा शौक लग जाए, तो सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक इसका शॉर्टकट है s प्लस एस 2, ये वाले तो आप लर्न कर लेना, इजी ही है। नेक्स्ट है सी डी, ये ए बी फॉर्मूला होते हैं। नेक्स्ट है मेरे सी डी फॉर्मूला, तो s प्लस एस है 2se, s माइनस एस इज 2cs। ओके, c प्लस c इज 2cc, c माइनस c इज 2ss विद स्टार। अब ये स्टार क्या बताती हूँ, ये मैं बताती हूँ कैसे करना है। इसमें से सिंपल है, साइन c प्लस साइन d क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाय 2। ठीक है, 2s आ गया साइन, ये तो याद ही रखना c प्लस डी बाय 2, और जो बाद वाली टर्म है उसके साथ क्या आएगा, c माइनस डी बाय 2। ठीक है, पहली वाली पे क्या आएगा c प्लस डी बाय 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos c माइनस डी बाय 2। ओके, ऐसे ही दूसरा आ जाएगा साइन c माइनस साइन d, क्या है 2cs, यानी कि 2 cos, अब cos पहले आएगा c प्लस डी बाय 2, वो वैसे ही लिखेंगे हम। बाद में क्या है साइन, साइन c माइनस डी बाय 2। ओके, नेक्स्ट इज cos c प्लस cos d। बेसिकली ये जो सी डी फॉर्मूला है, ये एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे, तो ये किस में आ जाएगा, c प्लस c का क्या है 2cc, यानी 2 cos c प्लस d बाय 2 और cos c माइनस d बाय 2। ओके, एंड लास्ट जो हमारा थोड़ा अलग है, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाय 2 साइन। अब यहाँ पे सभी में c माइनस डी था, बस यहाँ पे क्या है d माइनस सी आएगा, डी माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है स्टार लगाया है, कि इसका क्या आ जाता है साइन d माइनस सी बाय 2। या तो आप इसको भी c माइनस डी बाय 2 लिख लो, और यहाँ पे बाहर क्या लगा लो माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2। फिर ये सभी के साथ इक्वल हो जाएगा, बस बाहर माइनस फिर यहाँ पे आप लगा लेना। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे d माइनस सी आएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला थे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को, ये आपने लर्न कर लेने हैं आज के लिए। वैसे तो और भी हैं, लेकिन मेजरली यही इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल लर्न कर लेने हैं।
ओके? और ये एक्सपोनेंट के भी आज के लिए आपने ये लर्न कर लेने हैं, एक्सपोनेंट और लॉगरिथम के, ठीक है? बाकी का हम कल करेंगे। आई होप सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा लर्निंग पार्ट है इसमें, लेकिन एक बार आप समझ लोगे, बाद में आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा।